हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस आर ओ के नए क्लास में। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और हमारे जो पीवाईक्यू सेशन चल रहा है उसी के क्रम में आगे बढ़ेंगे। इसके पहले जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 2023 का पेपर प्री का, मेंस का 2021 का पेपर, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेंस 2016 का पेपर। तो इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पॉइंट्स, उनको डिस्कस करेंगे। शॉर्ट नोट्स है, हैंड रिटन फॉर्म में है। यही चीज़ें आपको इन क्लास को जिस तरीके से आप पसंद करते आ रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इसी तरीके से अपना सहयोग बनाए रखिए। परीक्षा तक आपको इतने बेहतरीन तरीके से, चाहे टेस्ट सीरीज हो, शॉर्ट नोट्स हो, इन सारे कंटेंट्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे कि आपका प्रीलिम्स तो नहीं रुकेगा। ठीक है। और जो लोग नए हैं उनको बता दें कि पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। और टेलीग्राम पे जो है आपके लिए करंट अफेयर की प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो गई है। चलिएगा स्टार्ट करेंगे आज की अपनी क्लास को और देखते हैं क्या क्या चीज़ इसमें हमें करनी है। यहाँ से देखिएगा कि आर ओ जो मेंस पेपर 2016 है उसका शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न जो पूछा था वो मिलान वाला था। एक तरफ नदी घाटी परियोजना दिया हुआ है और एक तरफ नदी दिया था, तो उसको देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कह रहा है कि रिहंद परियोजना जो है किस नदी पर है, तो ये जो रिहंद परियोजना है ये यमुना नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना को पूछा था, इसमें ये कृष्णा नदी पर है। और पोचम पात परियोजना जो है ये आपकी गोदावरी नदी पर मिलेगी। और एक और इम्पोर्टेंट ये माता टीला परियोजना आपका बेतवा नदी पर। ध्यान दीजिएगा, ये मेंस के प्रश्न है और यहाँ से जो है आपके प्रीलिम्स में आर ओ के सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे। खास करके जो आपके इस तरह के प्रश्न मिलान वाले, स्टेटमेंट कथन कारण वाले, तो उन प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा। और ये तो कई बार पूछा जा चुका है अलग से एक ऑनलाइनर में। माता टीला परियोजना किस नदी पर है, तो बेतवा नदी पर। आगे बढ़िएगा और देखेंगे आप मेंस में साथियों की आर ओ के मेंस में ज़्यादातर प्रश्न जो है आपके इस मेंस में स्टेटमेंट वाले, मिलान वाले, क्रम में अरेंज करने वाले जो कालक्रम है, घटनाक्रम, या फिर इस तरीके का प्रश्न आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगला पॉइंट इस तरीके से कोयला खदान दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि झिलमिल, झिलमिल ये चारों जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये सब कोयले की खदान है। किस किस राज्य में है ये आपसे पूछा था। तो झिलमिल आपका हो जाएगा कहाँ पर, छत्तीसगढ़। उसके बाद से कर्णपुरा कोयला खदान ये आपका हो जाएगा झारखंड, है ना। रामपुर हिमगिर जो कोयला खदान है आपका कहाँ पड़ेगा, उड़ीसा में। और सुहागपुर जो है कोयला खदान आपका पड़ेगा मध्य प्रदेश में, है ना। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ से जो आपको प्रश्न बने, मे भी 1 से 2 पॉइंट कोई भी आपसे यहाँ से ले ले, ठीक है। और अगली बार दे दे स्टेटमेंट बना के निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है या सही सुमेलित नहीं है। तो पॉइंट्स यही रहेंगे, है ना। और प्रश्नों की प्रकृति जो है आपको बदला हुआ नजर आएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट जो क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोयला क्षेत्र और राज्य के बारे में। तो रंजीत घाटी जो है कहाँ है आपका, सिक्किम में। रंजीत घाटी कहाँ पड़ेगा, तो आपका सिक्किम में पड़ेगा। उसके बाद से आपका है ये तंदूर जो है कोयला क्षेत्र कहाँ पड़ेगा, तो आपका तेलंगाना में पड़ेगा। वरोरा इसी तरीके से एक है आपका पड़ेगा ये महाराष्ट्र में। और जो है ललमटिया जो है कहाँ पड़ेगा आपका, ये झारखंड में पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको एक बार ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। प्रश्न पूछा था कि भारत में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक राज्य कौन है, तो ये आपका राजस्थान है। और ये जो है जो रिपोर्ट थी ये 18-19 की रिपोर्ट है ना। उस रिपोर्ट के अनुसार जो कौन सा आपका सीमेंट उत्पादक में सर्वाधिक जो है राजस्थान आपका। अगला पॉइंट कह रहा है कि जो कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला है ये कहाँ स्थित है, तो ध्यान दीजिए कि ये गुजरात में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, है ना। कोयली जो आपका पेट्रोलियम शोधनशाला है और किसके अंतर्गत में है, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अधीन में, आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, उसके अधीन ये काम कर रहा है ना। तो भारत में जो है वर्तमान में जो सरकारी प्रक्रम के साथ साथ निजी क्षेत्र की भी कई कंपनियां काम कर रही हैं। उसमें एक आपकी इंपॉर्टेंट कंपनी है पेट्रोलियम शोधनशाला, जो कहाँ पर है, आईओसी के अंतर्गत ये काम कर रहा है। अगला पॉइंट है कुछ स्थान दिया हुआ है और उसके क्या क्या कार्य हैं, तो काकरा पार जो आप एक दिया हुआ है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है यहाँ पर। उसके बाद से अगला क्या है, पोखरण, तो आप सभी जानते हैं यहाँ पे परमाणु बम विस्फोट का जो केंद्र था ये ट्रायल हुआ था। उसके बाद से एक जगह का नाम थुम्बा, ये जो है रॉकेट प्रमोशन केंद्र है। उसके बाद से श्रीहरिकोटा, इसको भी ध्यान दीजिएगा, ये उपग्रह प्रमोशन केंद्र है। तो इन दो को ज़्यादा ध्यान रखिएगा, थुम्बा और श्रीहरिकोटा। एक रॉकेट के लिए है और एक उपग्रह के लिए, तो दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट कह रहा है गंगा नदी में प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक जो है क्या बनाया गया है, तो प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग उसको घोषित किया गया है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ध्यान दीजिएगा, जिस तरीके से आपके नेशनल हाईवे हैं इसी तरीके से नेशनल वाटरवेज भी हैं, है ना।
राष्ट्रीय जल मार्ग, तो पहला राष्ट्रीय जल मार्ग किसको घोषित किया गया? तो ये प्रयागराज से हल्दिया तक वो है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक की ये जो रूट है, इसको पहला जल मार्ग, राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया था और 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट। अगला क्या पूछा था? कह कि भू स्थिर जो कृत्रिम उपग्रह है, इनका आवर्त काल कितना होता है? पहले यानी भू स्थिर जो कृत्रिम उपग्रह है, उनका आवर्त काल जो है यहाँ पर कितना होता है? 24 घंटा होता है। कितना? 24 घंटा होता है। और पृथ्वी से कितनी की ऊंचाई की अगर बात करेंगे तो ये लगभग 36,000 किलोमीटर पर इसकी स्थिति दर्ज होती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि प्राचीन आदिम जो पृथ्वी का वायुमंडल था, उसमें कौन सी गैस अनुपस्थित थी? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में आपके कार्बन, नाइट्रोजन, मीथेन और ऑक्सीजन इस तरीके के थे। तो उस समय जो अनुपस्थित गैस थी वो थी आपकी ऑक्सीजन। जैसे जैसे ऑक्सीजन का जो है आपके पृथ्वी पर विकास हुआ, वैसे वैसे जीवों का भी विकास होना शुरू हुआ। तो सबसे पहले जो है आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो क्या नहीं था? तो आपके वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन गैस ये नहीं था। आगे बढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण ज्वालामुखी दिया हुआ है उसकी स्थिति, इस तरीके के पॉइंट्स अक्सर पूछे जाते हैं। तो कह रहा है कि क्राकाटोआ जो ज्वालामुखी है ये कहाँ पर है? तो आपको देखिएगा इंडोनेशिया में। फ्यूजियामा की अगर बात करेंगे तो है ये आपका जापान में। माउंट केटना की बात करेंगे तो इटली में। और सेंट हेलेंस जो आपका यूएसए में। ये कुछ प्रमुख आपके क्या है? प्रमुख ज्वालामुखी हैं जो आपके अलग अलग जगहों पर ये स्थित है। इस तरीके के प्रश्न जब अक्सर पूछ लिया जाते हैं जब कोई ज्वालामुखी हो, खास करके इंडोनेशिया के बहुत सारे ज्वालामुखी हैं जो चर्चा में रहते हैं और उद्गार होता रहता है, तो किस द्वीप पर है ना, और कहाँ पे है, इस तरीके के उनके बारे में जानकारी आपको रखना चाहिए। अगला पॉइंट कह रहा है कुछ अनुच्छेद दिए हुए हैं और उसके प्रावधान। ठीक है, अलग अलग अनुच्छेद दिया था उसमें मिलान करने के लिए, या फिर ऐसे पूछ लेता है 4 अनुच्छेद 4 प्रावधान दे देगा और उसमें से कहेगा निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा अनुच्छेद 239, इसमें बात की गई है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रावधान है। इसमें जो संघ राज्य क्षेत्र है उसके जो प्रशासन है उसके बारे में इसमें प्रावधान किया गया अनुच्छेद 239 में। अनुच्छेद 240 की अगर बात करेंगे तो कुछ जो संघ राज्य हैं उनके लिए नियम बनाने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है किसके बारे में बताता है? अनुच्छेद आपका 240। उसके बाद से एक और अनुच्छेद है 241, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएगा इस अनुच्छेद को। ये जो है संघ राज्य जो क्षेत्र है उनके लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था करता है। ठीक है, यानी जो आपके यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है उनके लिए क्या उच्च न्यायालय की व्यवस्था कौन सा आर्टिकल करता है? तो आपका अनुच्छेद जो 241। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये और ये वाला 239 जिसमें उन क्षेत्रों का जो है प्रशासन से संबंधित है, ये कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका की जो बृहत झीलें हैं, यानी जो 5 झीलें, ठीक है, उनमें देखिए आप सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन एक देख लीजिएगा और ईरी, ओंटारियो, 5 झीलें हैं। कई बार जो है एक पॉइंट यहाँ ध्यान रखिए कि जो 5 झीलें हैं इनका क्रम पूछता है। ठीक है, क्रम भी पूछता है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न थोड़ा हटके है। पूछा है कि ये जो जगह है यहाँ पे, ये प्रदेश जो है यहाँ पे सर्वाधिक विकसित कौन सा उद्योग है ना? तो वहाँ पर देखिए इस्पात और इंजीनियरिंग का जो उद्योग है वो सबसे ज़्यादा डेवलप है। कहाँ पे? तो जो 5 झीलें हैं उत्तरी अमेरिका की, है ना, बृहद झीलें, उनके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है इस्पात के साथ साथ इंजीनियरिंग जो है ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे डेवलप्ड है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि पंपास का मैदान अर्जेंटीना में स्थित शीतोष्ण घास का मैदान है। तो सबसे पहले यानी पंपास घास का मैदान कहाँ पर है? तो आपके अर्जेंटीना में। और ये किस तरीके का घास का मैदान है? तो समशीतोष्ण घास का मैदान है। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ का जो क्षेत्र है उसमें खेती के लिए, और खास करके इसमें फसल और घास के लिए ये बहुत उपयोगी होता है। कौन सा? पंपास का घास है। इसी तरीके से अन्य जो घास के मैदान है, ठीक है, पंपास के अलावा, तो उसमें आप ये ध्यान रखिए कौन सा इक्वेटोरियल रीजन में है, कौन सब ट्रॉपिकल रीजन में है, और कौन कौन से प्रमुख घास के मैदान हैं उन सबको, और जो है एक बार रिवाइजन कर लीजिएगा, क्योंकि देखिएगा यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट पूछा था स्थल अवरुद्ध देश के बारे में, लैंडलॉक कंट्री। ठीक है, तो आर्मेनिया एक देश जो आपका यूरोप का, बोत्सवाना और इथोपिया आपके अफ्रीका का। एक ऑप्शन इसमें दिया था जो स्थल अवरुद्ध नहीं था, तो पूछा था निम्न में कौन सा जो है स्थल अवरुद्ध नहीं है। तो जो 3 इसमें दिया था नाम उसको ध्यान रखिए। स्थल अवरुद्ध देश आर्मेनिया, आपका यूरोप। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि कथन कारण वाला है ये। इसमें कह रहा है कि नगरीकरण जो है औद्योगिकरण का अनुसरण करता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है कि विकासशील देशों में जो है नगरीकरण अपने आप में क्या है? आंदोलन है। तो जो विकासशील देश है उसमें क्या है? नगरीकरण आपका क्या है? एक आंदोलन की तरह है। और नगरीकरण क्या करता है? औद्योगिकरण का अनुसरण करता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट।
अगला पॉइंट फिर से इसी तरीके से एक पॉइंट है मिलान करने वाला, दिया हुआ है कुछ नगर दिया हुआ है और उसके नदी के किनारे बसे हुए, कौन सी नदी के किनारे है ये, है ना। तो कह रहा है वॉन नगर कहाँ पर है, तो आपका राइन नदी के किनारे है। कायरो की अगर आप बात करेंगे तो ये नील नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क सिटी की अगर आप बात करेंगे तो कहाँ पर है, हडसन नदी। इसी तरीके से ध्यान रखिएगा वियना तो आपका डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है ना। तो इस तरीके के जो प्रमुख, अब यहाँ से आपको समझना चाहिए जब इस तरीके के प्रश्न पूछे गए प्रमुख नगर और उसके किनारे जो किस नदी के किनारे हैं, एक बार आपके पास इसका नोट्स होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स, कि अन्य जो जो इम्पोर्टेंट शहर है उनको आप एक बार जरूर रिवीजन कर लें। तो इस तरीके से पीवाई की जो आप पढ़ेंगे और उसका रिवीजन करेंगे पॉइंट्स को, तब जाके कहीं आपका जो है एक बढ़िया आउटपुट निकलेगा। देखिए कुछ आदिवासी दिया हुआ है और उनकी स्थिति की, ये आदिवासी कहाँ पे निवास करते हैं, तो देखिएगा कह रहा है भील, ठीक है। तो ये आपका राजस्थान, गोंड, छत्तीसगढ़ और लिम्बूस सिक्किम, है ना, कोनियाक आपका नागालैंड। तो ध्यान दीजिएगा ये दो, देखिए ये दो तो कई बार पूछा जा चुका है। अब यहाँ से अगर आगे प्रश्न बनता है तो हमें लगता है कि ये दो जो है लिम्बूस और कोनियाक, ये आपकी प्रीलिम से बन सकता है। ये जो है दो तो आपके कई बार प्रीलिम से पूछा जा चुका है, भील और गुंड, है ना। ये दो बचा हुआ है, लिम्बूस और कोनियाक। तो ये दो आप याद रखिएगा, सिक्किम और नागालैंड से ये आदिवासी जनजाति है। ये आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। अगला पॉइंट है कि राज्यसभा से संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ था, तो उसमें समझिएगा कि राज्यसभा आप जानते हैं संसद का ये अस्थायी सदन है और उसके 1/3 जो सदस्य हैं हर 2 साल पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनका फिर से क्या होता है, उतना ही सदस्यों का फिर से चुनाव हो जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी जो है देखेंगे आप अप्रत्यक्ष होता है, यानी जिस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष तरीके से, उसी तरीके से उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। लेकिन एक चीज का अंतर है इसमें, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है उसमें जो है सिर्फ संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, यानी जो उसमें भाग लेने वाले लोग हैं। राष्ट्रपति वाले में आप देखेंगे तो सिर्फ जो है संसद के जो संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं भाग लेते हैं। और इसके साथ साथ जो विधानसभा है वहाँ के सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति वाले में विधानसभा का कोई मेंबर नहीं रहेगा, इसमें सिर्फ संसद के सदस्य रहेंगे और सभी सदस्य यानी निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य यानी संसद के जो भी सदस्य हैं वो सब के सब क्या है उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। और ये पॉइंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार स्टेटमेंट में और पॉइंट्स में कई अलग अलग जगहों पर पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट फिर से राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित है। पूछा है कि संविधान के अनुच्छेद जो है 123 और 213 ये क्या है, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। कई बार ये वहाँ लाइन में पूछा है कि राष्ट्रपति की जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 123। इसी तरीके से राज्यपाल का जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, तो ध्यान दीजिए साथियों ये आपका 213, दो अनुच्छेद क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि ये अध्यादेश कब जारी होता है, तो यह अध्यादेश जो है संसद या विधान मंडल जो है उसके अवकाश के समय ही जारी किया जा सकता है। यानी यह अध्यादेश कब जारी होगा, जब संसद आपका सत्र 9 चालू हो, ठीक है, या फिर विधानमंडल का सत्र 9 चल रहा हो, उस समय अगर कोई नियम कानून पास करना है तो अध्यादेश के जरिए उसको लाया जाता है। ठीक है, अभी लास्ट टाइम जो है कई सारे कानून जो है राष्ट्रपति इसी तरीके अध्यादेश से लाए और कई सारे राज्यों में जो है राज्यपाल इस तरीके से इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेगा, एक पॉइंट है नीति आयोग से संबंधित, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जानिए नीति आयोग की जो स्थापना है वो आपका जनवरी 2015 में होता है। इसके स्थान पर होता है कि ये जो योजना आयोग था उसकी जगह पर इसकी स्थापना होती है। योजना आयोग के बारे में ध्यान रखिएगा, 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो है नीति आयोग आपका एक गैर संवैधानिक संस्था है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। और इसका स्थापना किस तरीके से होता है, तो जो संघीय मंत्री परिषद है उसके द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव के द्वारा, ये एज इट इज लाइन ऐसे पूछा हुआ है कि नीति आयोग की स्थापना जो है किस तरीके से हुई है, कि संसद के संविधान संशोधन करके, है ना, कोई विशिष्ट इस तरीके से प्रस्ताव पारित करके, या फिर आप देखेंगे कोई अधिनियम लाके। तो ध्यान दीजिएगा ये जो है नीति आयोग आपका संघीय जो मंत्री परिषद है उसके द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव के द्वारा इसका स्थापना होता है। और ये योजना आयोग की जगह लेता है जनवरी 2015 में। और 1950 में आप देखेंगे किसकी स्थापना, योजना आयोग की स्थापना होती है। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला पॉइंट, कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, इधर अधिनियम और कहाँ पे संशोधन किए गए, किस तरीके से प्रावधान किए गए, उसके बारे में कुछ पॉइंट दिया हुआ है। सबसे पहले जानिएगा, देखिएगा आर ओ के लिए यहाँ पे चीज़ बताएं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने दे रखा है उसमें एक टॉपिक ये भी है कि संविधान संशोधन।
ठीक है। संविधान संशोधन जो टॉपिक है वो उसमें जो है टॉपिक वाइज इसको कंप्लीट करा रहा है। इसमें जो होगा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं उसको एक एक करके परीक्षा तक आपको सब कंप्लीट करा दिया जाएगा। डे 1 में जो है कंप्लीट संविधान संशोधन की क्लास आ गई, उसको जाकर आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। वहाँ से वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वहाँ से सारे का सारा जो इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन हो एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट करके दे दिया गया है। अगला कह रहा है कि इसमें जो पॉइंट की 94वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2006 में आया, ये किसमें संशोधन किया? तो ये अनुच्छेद 164 में इसको संशोधन करके लाया गया, उसमें संशोधन किया। अगला है कि 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009। देखिएगा कई बार जो संविधान संशोधन है सीधे सीधे उसका ईयर दे देता है और मिलान करने से पूछ लेगा, या फिर संविधान संशोधन देगा उसके प्रावधान को आपसे मिलान करने के लिए पूछ लेता है। तो ये जो है अनुच्छेद 334 में इसके बारे में संशोधन किया गया। 96वां संविधान संशोधन 2011 का जो है इसमें क्या किया गया, तो 8वीं जो अनुसूची है उसमें संशोधन किया गया है। और 103वां संविधान संशोधन जो 2019 में आपका हुआ, इसमें जो है अनुच्छेद 15 में आपका क्या किया गया, संशोधन किया गया है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो आपके संविधान संशोधन है वहाँ से एक प्रश्न आपके प्रीलिम्स या मेंस आरओ में एक प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उस टॉपिक को जो कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला कह रहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था अगर आप देखेंगे तो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, मिश्रित आप समझ रहे हैं, इसमें निजी और सरकारी दोनों की भागीदारी होती है। और अगला पॉइंट है कि समायोजित सकल आय जो है, पॉइंट ये ध्यान दीजिएगा, समायोजित सकल आय इसकी परिभाषा के अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है, तो ये पॉइंट देखिएगा प्रीलिम्स में बन सकता है। ठीक है, मेंस वाले में ये पॉइंट है तो प्रीलिम्स में पॉइंट बन सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि इसके अंतर्गत जो है ब्याज आय आएगा, लाभांश जो डिविडेंड है वो आएगा, और विदेशी मुद्रा का जो लाभ है, ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो समायोजित सकल आय की आपको प्रीलिम्स में देखने को मिल सकता है, और इसमें क्या क्या चीज़ें आती है आपको ध्यान में रखना है। ये देखिएगा सिडबी का मुख्यालय, ये प्रश्न रिपीटेड है ना, ये प्रश्न रिपीटेड है आपके ये 2016 वाला मेंस का पेपर आप कर रहे हैं, इसमें आपको ये मिला। ये 2021 वाले मेंस के पेपर में भी ये प्रश्न सीधे सीधे इसी तरीके से था। तो अगर प्रश्नों को अगर आप ध्यान से देखें किस तरीके से कौन सा पॉइंट रिपीट कर रहे हैं तो आपको मिल जाएगा। सिडबी का मुख्यालय जो देखिए लखनऊ उत्तर प्रदेश में, और इसकी स्थापना जो 1990 में की गई है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है, तो आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है मौद्रिक नीति। और इसका उद्देश्य क्या है, तो ध्यान दीजिएगा जो प्रभावी मांग है उसको प्रत्यक्ष तौर पे नियंत्रित करना इसका उद्देश्य है। तो मॉनेटरी पॉलिसी अगर आपसे पूछिए मौद्रिक नीति तो कौन ये बनाता है, तो आरबीआई बनाता है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो प्रभावी जो मांग है उसको डायरेक्ट रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कहिए नियंत्रित करना इसका उद्देश्य होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था, जो मुद्रास्फीति होता है वो अर्थव्यवस्था में क्या करता है, तो सबसे पहले जब मुद्रास्फीति होती है तो इसमें मुद्रा का जो मूल्य है वो गिर जाता है। तो जब मुद्रा का मूल्य गिरता है तो इसमें दो तरीके के कंडीशंस बनते हैं। पहला, जो एक ऋणदाता होता है, जो ऋण देने वाला होता है उसको क्या होता है, मतलब उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो ऋण लेने वाला था ऋण प्राप्त करता है यानी लेनदार है उस पर क्या फर्क पड़ता है। तो ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मुद्रास्फीति की स्थिति बनती है तो जो ऋण दाता है उसको घाटा होगा, है ना, और जो ऋण लिया रहेगा यानी लेनदार है उसको उसमें फायदा होगा यानी लाभ की स्थिति में वो होगा, है ना। ये पॉइंट कथन कारण इम्पैक्ट में करके आपसे पूछा गया था। ठीक है, मुद्रास्फीति जब होती है तो क्या किस पे प्रभाव पड़ेगा, ऋणदाता और जो ऋण प्राप्त करता है दोनों पे क्या फायदा या आपको देखेंगे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऋणदाता को घाटा होगा और जो लेने वाला उसको फायदा होगा। और इस टाइम आप जान लीजिए कि मुद्रा का जो मूल्य है वो गिर जाता है। आईएमएफ की बात करेंगे तो ये जो इसके द्वारा दिया जाने वाला ऋण है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। आईएमएफ की अगर आप बात करें तो इसकी स्थापना देखें 1945 में होती है। तो जो आईएमएफ आपको ऋण देता है उसका मेन उद्देश्य क्या है, तो भुगतान संतुलन में जो है अस्थायी कमी को पूरा करना, यानी जो भुगतान संतुलन है उसमें जो अस्थायी कमी है उसको पूरा करने के लिए जो मेन उद्देश्य वो जो ऋण देता है आईएमएफ उसका ये उद्देश्य होता है। और इसकी स्थापना ध्यान दीजिएगा आपका 1945 में। जितने इस तरह के संस्थाएं आईएमएफ है, बाकी अन्य वर्ल्ड बैंक और बाकी चीज़ें ये कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करती हैं, है ना, और बाकी इनका स्थापना मुख्यालय, ये सारे पॉइंट्स आपको एक जगह नोट होने चाहिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। अगला पॉइंट कह रहा है कि श्वेत वस्त्र जो है और काले वस्त्र के संबंधित इसमें स्टेटमेंट कथन कारण था। तो ध्यान दीजिएगा जो श्वेत वस्त्र है वो काले वस्त्रों की अपेक्षा में आपको थोड़ा सा ठंडा महसूस होगा, क्योंकि जो श्वेत वस्त्र क्या करता है, प्रकाश जो आता है उस पर उसको वो परावर्तित कर देता है, जबकि काला वस्त्र जो है वो प्रकाश का अवशोषक है, यानी ब्लैक जो बॉडी है वो क्या करेगी,
लाइट को एब्जॉर्ब करेगी। तो अगर आप धूप में अगर काले कपड़े पहन के निकलेंगे तो उस टाइम क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा मतलब नॉर्मल से भी ज़्यादा गर्मी आपको महसूस होगी, क्योंकि ब्लैक जो है आपके सूर्य किरणों को एब्जॉर्ब करेगा। वहीं अगर व्हाइट पहने हुए हैं तो नॉर्मल की अपेक्षा आपको थोड़ी सी राहत महसूस होगी, क्योंकि उतना ज़्यादा टेम्परेचर क्या करता है, इन्वॉल्व नहीं करेगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि ये भी कथन कारण वाला था कि विंध्य क्षेत्र का जो पाषाण युगीन लोग थे विंध्य क्षेत्र में, वो उन्होंने जो नूतन जो भू गुतल काल है उसके अंत में जो है गंगा घाटी में उन्होंने प्रवचन किया। ठीक है, इसका कारण क्या था कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो है इस काल में शुष्कता का चरण था। कि ये जो 2 पॉइंट कथन कारण वाले में दिया हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा कि विंध्य क्षेत्र में जो लोग थे वो जो नूतन भूतल काल था उसमें गंगा वाले क्षेत्र में घाटी में उन लोगों ने प्रवचन किया, और जलवायु परिवर्तन के कारण जो है इस काल में शुष्कता का चरण था। ये दोनों बातों को ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है फिर जैन तीर्थंकर से संबंधित है, इन लोगों का कालक्रम बताना है। 4 दिया था, कालक्रम अरेंज कर दिया है यहाँ पे हमने। अभिनंदन, ठीक है, पदम प्रभा, विमलनाथ और मुनि सुब्रत नाथ, ये 4 नाम दिया था, इनका क्रम। और ध्यान दीजिएगा कि जैन तीर्थंकर से और किस तरीके के प्रश्न पूछता है, इन लोगों से संबंधित जो स्थल है, ठीक है, स्थल दे के पूछ लेगा। एक तरफ आपको जैन तीर्थंकर देगा और दूसरी तरफ देगा स्थल। तो बताइए कौन जो है स्थल किस तीर्थंकर से संबंधित है। जैसे अगर आप देखें तो ऋषभनाथ हैं, उनसे संबंधित आपका अयोध्या स्थल, इस तरीके से आपसे पूछेगा। दूसरा प्रश्न कैसे पूछता है, एक तरफ तीर्थंकर दे देगा और दूसरी तरफ उनके सिंबल दे देगा, ठीक है, उनका प्रतीक चिन्ह है। तो प्रतीक चिन्ह भी आपको ध्यान रखना, जो इंपॉर्टेंट तीर्थंकर है उनका प्रतीक चिन्ह जैसे आपने देखा होगा सर्प है ना, बैल, शेर, इस तरीके के जो चिन्ह है और किन तीर्थंकर से संबंधित है, ये वाला भी प्रश्न पूछता है। और यहाँ पे प्रश्न किस तरीके से था, कालक्रम अरेंज करने वाला। तो ये पॉइंट है और इसको अगर ध्यान में रखेंगे तो यहाँ से एक प्रश्न जब बनेगा तो आपका गलत नहीं होगा। अगला पॉइंट है जो प्रश्न के रूप में था, ये देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, ये फेवरेट टॉपिक है, महाजनपदाज और उसकी राजधानी। हर बार देखिए चाहे यूपीपीसीएस हो या फिर अगर आप देखें आरओआर, वहाँ पे एक बार ये प्रश्न देखने को मिलता है। कई बार पूछेगा सुमेलित करने के लिए, कई बार देखे पूछेगा निम्नलिखित में कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। तो जितने महाजनपदाज हैं उन महाजनपदाज को ध्यान रखिए और उनकी राजधानी क्या है वो ध्यान रखिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन, कि जो आपके खास करके उत्तर प्रदेश में जो 8 महाजनपदाज आपके उत्तर प्रदेश में है, उनको आपको एकदम अच्छे से तैयार रखना है। और उनकी राजधानी देखिएगा यहाँ पे दिया है कंबोज, तो राजपुर या हाटा करके इसकी राजधानी। अश्मक की अगर बात करेंगे तो पोटिल या पोट्तन करके इसकी राजधानी। दूसरा कह रहा सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा। कौशल आपका श्रावस्ती हो जाएगा और वत्स का राजधानी कौशाम्बी। इसी स्टेटमेंट में आपका जो एक गलत करके दिया था, सूरसेन की जो राजधानी है वो मथुरा की जगह आपका दिया था प्रश्न में कौशाम्बी, तो वो वाला स्टेटमेंट आपका गलत था। ठीक है, तो जबकि आपका सूरसेन का क्या हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा, और कौशाम्बी किसकी राजधानी, तो ये वत्स की राजधानी हो जाएगी। बाकी जो अन्य इसके हैं महाजनपदार्थ है ना, उनको आप एक बार जरूर एक बार देख के रिविजन कर लीजिएगा, है ना, कि वहां से प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि अपने मंत्रियों को जो है पशुओं पर जो क्रूरता हो रही थी उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी भेजा था। ये कौन सा राजा था, तो चालुक्य राजा था ये, कुमारपाल। ठीक है, चालुक्य राजा कुमारपाल जो है ये क्या किया था, अपने मंत्रियों को कहाँ भेजा था, काशी भेजा था, प्रतिबंध लगाने के लिए। जो पशुओं पर क्रूरता हो रही थी उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए भेजा था। तो ऐसा ये क्यों किया, ध्यान दीजिएगा, इसका कारण ये जैन अनुयायी था। ठीक है, जैनिज्म को फॉलो करता था और लगभग 1153 से 72 के आसपास इसका कार्यकाल रहा। आचार्य हेमचंद्र एक नाम ध्यान रखिएगा, इसके दरबारी थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सिंपल से अगर पूछे कि आचार्य हेमचंद किसके उससे दरबार से संबंधित है, तो चालुक्य राजा जो है कुमारपाल। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। इसी तरीके से सिंगल द्वीप के पृथ, जो सिंगल द्वीप है उसके विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान को किसने भेजा था, 2 बार समुद्री अभियान किया था इसने। तो ये जो राजा है आपका नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम जो है ये पल्लव वंश का ये शासक है और इसने जो है सिंघल द्वीप के अगेंस्ट जो है 2 समुद्री अभियान को भेजा था। इस राजा का नाम और ये वंश आपको ध्यान में रखना है। ये प्रश्न आपको प्रीलिम्स पे देखने को मिल सकता है, खास करके जो इस तरीके के प्रश्न है। अगला पॉइंट कह रहा है कि शेरशाह सूरी है और ये इसका अंतिम अभियान जो है कब था, तो शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान अगर आप देखें तो 1545 ईस्वी में कलिंजर के विरुद्ध था। ठीक है, कलिंजर के अगेंस्ट इसका लास्ट अभियान था और इसी अभियान के दौरान जो है बम गोला फटने से इसकी मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि एक बम का गोला था जो इसके हाथ में ही फट गया था, इसकी वजह से इसकी मृत्यु
हो गई थी। तो शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान जो है कलिंजर का अगेंस्ट था और 1545 में। एक और पॉइंट यहीं पे ध्यान रखिएगा कि कन्नौज का युद्ध जो है 1540 में जो होता है ना, वो भी शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में होता है और इसमें जो है शेर शाह विजयी होता है और हार किसको मिलती है, तो हुमायूं को, है ना। तो कन्नौज का युद्ध 1540। और यहाँ पे 2-3 युद्ध हैं जो आपको देखने को अगर मिले तो उनका क्रम पूछ लिया है। शेर शाह सूरी से संबंधित दो और युद्ध देखे आपको क्रम से अरेंज करने के लिए पूछ लिया है। तो जैसे 1539 का या बिलग्राम का, फिर कन्नौज का और ये कलिंजर का, इन सबको दे के अरेंज करने के लिए कि इनका कालक्रम अरेंज कीजिए, तो वो भी आपसे पूछा हुआ प्रश्न है। अगला पॉइंट कह रहा है कश्मीर का जो शासक है जैनुल आबदीन, है ना, इसका वास्तविक नाम क्या था। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए अलग अलग परीक्षाओं में। जैनुल आबदीन बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है ये। तो इसका वास्तविक नाम जो है शाही खां, क्या नाम था, शाही था। और इसकी प्रमुख उपाधियां हैं, इसकी कई सारी उपाधियां हैं, उन उपाधियों को एक बार हम आपको बता देते हैं, है ना। वहां से प्रश्न आपको पूछा गया है। तो देखिएगा, सबसे पहले इसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, ठीक है। जैनुल आबदीन को क्या कहा जाता है, कश्मीर का अकबर क्यों कहा जाता है, तो इसकी उदार नीतियों के कारण जो है इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसके बाद से इसको एक उपाधि दी गई जनता के द्वारा, बुढ़ शाह की, ठीक है। और बुढ़ शाह की उपाधि इसको मिली किसके द्वारा, इसके जनता के द्वारा। और इसको जो कश्मीर का अलाउद्दीन भी कहा जाता है, क्यों, इसने मूल्य नियंत्रण किया, जो मूल्यों पर नियंत्रण स्थापित किया। तो इस तरीके से 3 इसके जो ये अन्य उपाधि और या फिर नाम कह लीजिए जैनुल आबदीन, ध्यान रखिएगा। और इसने एक काम कराया कि वुलर जो झील है आपके कश्मीर में, वहाँ पे जैना लंका नामक का एक द्वीप का निर्माण कराया। तो सिंपल सा अगर पूछे कि जैना लंका जो है ये किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये भी जैनुल आबदीन के द्वारा बनवाया गया था। और कहाँ पर है ये, तो वुलर झील में इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद से इसने एक ग्रंथ की रचना की, शिकायतनामा। ये ग्रंथ, भी ग्रंथ जो है अगर आप देखें तो इसी के द्वारा इसकी रचना की गई थी। तो ध्यान में रखिएगा इन सारे पॉइंट्स को। आगे पढ़ेंगे, अब कुछ युद्ध दिया हुआ है यहाँ पे, उनका कालक्रम आपसे अरेंज करने को यहाँ पे कह रहा है। तो देखिएगा क्या क्या कालक्रम है। एक तरफ युद्ध दिया हुआ है और एक तरफ वर्ष, इनका अरेंज करना है। सबसे पहले में ध्यान दीजिएगा कि तरफ युद्ध दिया हुआ है और ये अरेंज करके यहाँ पे आपको दिया गया है। तो खानवा का युद्ध दिया था और इस युद्ध में जो है आपको ये ईयर नहीं मिलेगा, सिर्फ ये युद्ध का नाम रहेगा और आपको अरेंज करना रहेगा। इधर ध्यान दीजिएगा, जिस हम बॉक्स बना रहे हैं, खानवा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का और तालीकोटा का। ये तो हम यहाँ पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं कि कौन कौन से ईयर में है और किस किन के बीच में ये हुआ है। तो ध्यान दीजिए, खानवा का युद्ध आपका 1527 ईस्वी, बाबर और राणा सांगा के बीच। उसके बाद से है आपका चौसा का युद्ध 1539, हुमायूं और शेर शाह के बीच। कन्नौज का युद्ध, है ना, 1540 ईस्वी, हुमायूं और शेर शाह के बीच। और तालीकोटा का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध, 1565 ईस्वी में ये बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच में ये युद्ध होता है, ठीक है। तो इन सारे युद्ध को आपको एक बार ध्यान में रखिएगा, अगर इसमें से कोई एक दो आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद जो है मराठा सबसे शक्तिशाली देशशक्ति के रूप में उभरे, ये कथन कारण वाला प्रश्न था। और इसमें कारण बताया गया था कि मराठा जो पहले शासक थे जिनके पास जो है एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। यानी अगर आप देखें मुगलों के बाद से अगर कोई इस तरीके से उभर के कोई शक्ति आई थी जिसके पास जो है एक सेंट्रल लेवल पर ऐसी ये एक राष्ट्र की संकल्पना हो, तो वे मराठा थे, ठीक है। तो ये बात कथन भी सही था, कारण भी सही था और इसका रीजन भी सही था, है ना। ये 2 पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि इनके पास जो देश शक्ति थी मराठा, ये उभर के आए थे और इनके ये कारण क्या था, तो इनके पास जो भारतीय राष्ट्र की एक संकल्पना थी, ठीक है। फिर बाद में इनमें आपसी फूट पड़ी, फिर जिसकी वजह से ये बिखर गए, तो बाद की बात है। अब आगे देखिएगा, अगला एक पॉइंट दिया था छत्रपति शिवाजी से संबंधित कुछ घटनाक्रम दिया था, उसको आपको अरेंज करना था। तो इनसे संबंधित कुछ घटना है, इन घटनाओं को देखिए क्या क्या है। तो अब इसमें भी फिर देखिएगा आपको सिर्फ ये घटना देगा, इधर का ईयर आपको नहीं उसमें रहेगा, है ना। ईयर हम आपको यहाँ पे लिख दिए हैं। तो दिया था चाकन के किले पर विजय, और ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके रिपीट होंगे, ये मेंस के प्रश्न हैं और ये एज इट इज आपके प्रीलिम्स में रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि इन सारे पॉइंट्स इतने डिटेल में जाके पॉइंट्स पूछा हुआ है कि बहुत सारे लोग इस पर ध्यान नहीं जाएगा। तो चाकन का किला पर विजय, ठीक है, 1656 में। मुगलों से इनका मतभेद स्टार्ट होता है आपका 1657 ईस्वी में। और अफजल खां वाला जो सीन बनता है, प्रकरण आप बनता है, वो 1559 में। उसके बाद से सूरत पर आक्रमण करते हैं और सूरत की लूट करते हैं 1664 ईस्वी में। तो ये 4 आपके जो घटनाएं हैं, इनका कालक्रम आपका ये अरेंज किया हुआ है ना, एक एक करके इसको ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद से एक प्रश्न पूछा था कि शिवाजी के जो राज्य में प्रचलित रजत की जो मुद्राएं हैं, रजत की मुद्राएं, तो उनमें कौन कौन सा है।
तो एक लारी, टका और रुका, इसमें एक ऑप्शन दिया था कि कौन सा नहीं है, तो रुपया उसमें दिया था। तो रुपया नाम का कोई रजत जो मुद्रा है वो शिवाजी के टेन्योर में नहीं चली थी। तो जो रजत इनकी मुद्राएं थी, उन मुद्राओं को ध्यान रखिए, लारी, टका और रुका, ये सब उनके राज्य में प्रचलित मुद्राएं थी रजत की। रुपया जो है इनसे संबंधित नहीं है। आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला पॉइंट। इससे पूछा था हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसमें जो अलग अलग सेनाएं थी उनका नेतृत्व किसने किया था। तो हल्दी घाटी की 1576 ईस्वी में आपका होता है। मुगल सेना का नेतृत्व अगर आप देखेंगे यहाँ पर मानसिंह के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। राणा प्रताप की जो सेना का नेतृत्व है वहाँ पे हकीम खान नूर के द्वारा किया जा रहा था। ये अपने आप में एक बहुत कंट्राडिक्टरी था कि एक मुगल मुस्लिम शासक की सेना का नेतृत्व एक हिंदू राजा कर रहा है, फिर उसी तरीके से राणा प्रताप की जो सेना है ना, इनका जो मेन सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है, हकीम खान, जो कि एक मुस्लिम था। तो ये अपने आप में इतिहास की कुछ ये सब चीजें हैं जिनको ध्यान में रखिएगा। और यहाँ से प्रश्न बनते हैं कथन कारण वाले, यहाँ से कथन कारण वाले भी बन सकते हैं, स्टेटमेंट वाले, कैसा क्यों था। तो जब आप डीप में पढ़ेंगे उन सब चीज़ों को तो आपको पता चलेगा कि क्या ये पॉलिसी थी, किस वजह से इस तरह का चीज़ें देखने को मिली थी। अगला फिर से कुछ घटनाक्रम दिया था, उनको अरेंज करना था। तो पंजाब का विलय, सिक्किम का विलय, वर्मा का विलय और झांसी का विलय, 4 इसमें जो विलय किया गया था अलग अलग टाइम पे, इनको अरेंज करना था आपको कालक्रम में। तो देखिए इसमें जो सबसे पहले पंजाब का विलय 1849, उसके बाद से होता है सिक्किम का विलय 1850, है ना। वर्मा का विलय होता है 1852 और झांसी का विलय होता है 1853। तो ये 4 है, इनका क्रम आपका यही क्रम होगा। ये क्रम इस तरीके से ध्यान रखिएगा। और भी अन्य जो राज्यों का विलय हुआ है उन सबको भी ध्यान में रखिएगा। कोई भी वहाँ से 2-3 लेके आपसे अरेंज करने को पूछ सकता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। और इस तरीके के नोट्स जो है आपको मिल जाएंगे आपके टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से दूर जाइएगा। और जो साथी इस बार आर को लेके एकदम सीरियस उनकी तैयारी चल रही है, मतलब एक ऐसे एस्पिरेंट्स नहीं कि चलो बस हम एग्जाम में जा रहे हैं, एग्जाम में बैठेंगे जो होगा सो देखा जाएगा, ऐसे नहीं। जो सीरियस एस्पिरेंट्स है उनके लिए है कि करंट अफेयर की प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैच है क्योंकि करंट अफेयर का जिस तरीके से ब्रॉड कवरेज आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, इतनी डिटेल तरीके से आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है, इतना आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये जो है करंट अफेयर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जो है एक जगह से कोई एक मैगजीन आप लिए, उसको पूरा मैगजीन को पढ़ लिए लास्ट में तो आपका तैयार, आप पढ़ जरूर लेंगे, आपको तैयार नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए। बहुत सारे एस्पिरेंट्स यही गलती किए थे पीछे में लास्ट टाइम, उनको लगा कि मैगजीन लेके एक बार हम पढ़ लिए हो जाएगा, प्रश्न वहीं से रहते हैं लेकिन गलत होंगे। तो उससे गलती से बचने के लिए आपको जरूरी है प्रैक्टिस करना। तो टेलीग्राम से जुड़िए और प्रैक्टिस बैच से जरूर जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स और एमसीक्यू की कंप्लीट पीडीएफ, रिवीजन नोट्स, ये सारी चीज़ दी जाएंगी और अलग अलग मैगजीन से जो है आपको कवर करके करंट अफेयर कराया जा रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट इसमें क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया हुआ अगला पॉइंट कुछ विद्रोह दिया हुआ है, आंदोलन, और उसका वर्ष ये भी क्या है इसमें अरेंज करने के लिए या फिर ये सुमेलित करने के लिए। कई बार प्रश्न यहाँ सुमेलित करने को देता है, तो जब सुमेलित करने को देगा तो सामने आपका ईयर इसी तरीके से दिया रहेगा, उसमें आपको मिलान करना रहेगा और पुट बताना रहेगा ABCD करके क्या बनेगा। तो यहाँ पे अरेंज करके आपको दिखाया गया है। तेभागा आंदोलन की अगर बात करेंगे, आपका 1946-47 में होता है तेभागा आंदोलन। मोपला विद्रोह 1921। पाहुना किसान विद्रोह है ये आपका 1879 से 80 के बीच में। और बंगाल का नील विद्रोह है ना 1859 से 60 के बीच में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ विद्रोह है। और देखिएगा जो आंदोलन विद्रोह है उसमें 2-3 पॉइंट को क्या ध्यान रखना रहता है। पहले तो डेट किस वर्ष में हुआ है, उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना रहता है कि उसके नेतृत्वकर्ता कौन है, मतलब किसके नेतृत्व में हो रहा है, और ये जो विद्रोह हो रहा है वो विद्रोह क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको है ना आंदोलन को तैयार करना। और जितने भी इस तरीके का आंदोलन है, खास करके किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, है ना, उन सारे आंदोलन में एक बार देखिए आप कौन से इंपॉर्टेंट है, कितने से कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। क्लियर है यहाँ तक। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट क्या कह रहा है। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से AMU है ना, इसकी स्थापना कब होती है। तो ध्यान दीजिए कि इसकी स्थापना आप देखेंगे 1875 ईस्वी में होती है। और किसके द्वारा, तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा इसकी स्थापना होती है। और इसमें पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसके प्रथम चांसलर कौन थे, तो थियोडोर मेनन जी जो है इसके प्रथम चांसलर थे। और यूनिवर्सिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस समय इसका नाम मोहम्मदन जो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU। इसकी स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसकी डेट और ये जो प्रथम चांसलर है इनका नाम याद रखिएगा, थियोडोर जो मेनन है इसके प्रथम चांसलर थे। आगे बढ़ेंगे इसी तरीके से फिर एक अगला पॉइंट अरेंज करने वाला, चूंकि हम लोग मेंस का पेपर कर रहे हैं
तो इसमें अधिकतर प्रश्न जो है आपके वही आपके मिलान वाले, है ना, अरेंज करने वाले, यही सब प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो यही प्रश्न यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए, इस वजह से इसको कराया जा रहा है। पूरा सेशन को कंप्लीट कीजिएगा आप, है ना। कितने पेपर हैं उन सारे पेपर्स को हम परीक्षा से पहले पहले आपको कंप्लीट करा देंगे। इसमें थोड़ा सा समय इसलिए लगता है, इसका नोट्स बनाना और अलग अलग जगह से जो इसमें रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको इसमें नोट्स के रूप में शामिल करना, इस वजह से थोड़ा सा लेट क्लास आता है। बट डोंट वरी, सारी क्लासेस आएंगी और आप यहाँ से अच्छे से क्लास करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो घटना देखिएगा, कह रहा है अखिल भारतीय महिला संघ, इसकी स्थापना जो आप देखेंगे 1927, अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास है 1925, बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1903 और द इंडियन नेशनल जो सोशल कॉन्फ्रेंस है ये 1887। तो ये 4 डेट और इनमें से कोई भी आपसे फर्दर आगे पूछ सकता है, इसके बारे में पूछ सकता है। तो वो सब सारे पॉइंट्स आप एक बार एक तो भी देखने का प्रयास करेंगे। मैं आपको हिंट कर देता हूँ कि जब भी इस तरह के कोई पॉइंट्स उसमें क्या क्या बन सकते हैं, ये संघ कब बना है ना, इसमें इससे रिलेटेड कोई बातें, तो जो प्रश्न के अकॉर्डिंग है उन सारे पॉइंट्स को तो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे हट के भी जो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको आपको कवर करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताते चलता हूँ। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि यूनाइटेड इंडियन जो पेट्रियाटिक एसोसिएशन है इसके संस्थापक, तो सर सैयद अहमद खां इसके भी संस्थापक हैं। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन, इनमें इनका सहयोग किसने किया था, ये पॉइंट पूछा था। तो देखिएगा बनारस के राजा थे, बनारस के राजा राजा शिव प्रसाद, इन्होंने इनकी क्या की थी, इसमें सहयोग किया था। तो प्रश्न सीधे इस तरीके से पूछा था यहाँ पे कि जो यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन है उसमें सर सैयद अहमद खां को जो है सहयोग किसने किया था। तो ये जो बनारस के राजा शिव प्रसाद है इन्होंने इनका हेल्प किया था। अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा, है ना, इससे संबंधित क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो स्थापना 11 अप्रैल 1936 को होती है। इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती, महासचिव की अगर बात करें तो एनजी रंगा, कौन, एनजी रंगा। तो देखिएगा सबसे पहले ध्यान इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा, इसका डेट याद रखिएगा, है ना। कई बार अलग अलग पॉइंट्स में इसको देता है अरेंज करने के लिए, उसमें एक नाम ये रहता है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके प्रथम अध्यक्ष, और महासचिव कौन है, तो एनजी रंगा। ठीक है, ये महासचिव बने थे, महासचिव वाला भी पॉइंट आपसे अलग से पूछा हुआ है, तो ये ध्यान दीजिएगा एनजी रंगा का नाम। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट, इसमें दिया कुछ संपादक या लेखक कह लीजिए उनकी पुस्तक या पत्रिका। तो अरविंद घोष इनसे संबंधित है, वंदे मातरम, गोपाल कृष्ण गोखले नाम याद रखिएगा, इनका है सुधारक। ठीक है, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, महात्मा गांधी, यंग इंडिया। तो ये सारे कुछ जो पुस्तक कह लीजिए या पत्रिका है जो किनसे संबंधित है उनका ये नाम दिया हुआ है। और ये जब पूछ लिया गया है तो इससे फर्दर प्रश्न बनेगा, अगली बार हो सके तो फिर इन दो को ले ले, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी या न्यू इंडिया, यंग इंडिया, ले ले, मिलान कर दें, को दे दे, तो इस तरीके से। और देखिएगा जिन लोगों का प्रीलिम्स रुकता है, बहुत सारे एस्पिरेंट से जब बात होती है तो उनका यही रहता है कि बहुत ज़्यादा से नहीं किसी का 3-4 प्रश्न से, है ना, 2-4 से, इतना ही से। और ये वो गलतियां हैं जो सिली मिस्टेक्स होती हैं, मतलब या तो आप ओएमआर भरते टाइम गलती कर दे या फिर कुछ पीवाईक्यू के पॉइंट से गलती कर दे, मतलब जो प्रश्न आपसे गलत नहीं होने चाहिए थे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, इनसे मेरी खुद की बात होती है तो बताते हैं कि जो बहुत टफ प्रश्न थे, स्टेटमेंट, कथन, कारण वाले, अरेंज करें, उनको वो टाइम दे के वो टैकल कर लेते हैं। लेकिन बहुत सिंपल एक वन लाइनर था, 4 ही ऑप्शन था, एक टिक करना था, उसमें गलत कर दिए, कोई फैक्ट गलत कर दिए। तो इस तरह की गलती ना करें, जब आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो इस तरह की गलती आपसे ये क्षम्य नहीं है। इस तरीके से इन सारे पॉइंट्स को, जब आपसे डेट गलत हो रहा है, ठीक है, तो आप डेट को सारा नोट कीजिए ना, क्यों उसके पीछे परेशान हो, जो डेट गलत हो रहा है आप बेसिकली नोट करते चलिए। अभी एग्जाम आते हैं तो आपके पास 1-2 पेज का डेट रहेगा, उसको आप रिवाइज कर लीजिए कि ये डेट आपसे गलत हो रहा है, कोई नाम गलत हो रहा है उसको नोट कीजिए। तो इस तरीके का प्रयास कीजिए, तभी जाके प्रीलिम्स हो पाएगा, क्योंकि ये इसमें इतने सारे लोग बैठ रहे हैं। अगर आप इस तरह की गलती करेंगे तो नो डाउट कि आप इससे बाहर हो जाएंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कलकत्ता के एक पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं चार्ल्स टेगार्ड, इनकी हत्या का प्रयास किसने किया था, तो गोपीनाथ साहा है, ये एक बंगाल युवक हैं और ये क्रांतिकारी भी थे। इन्होंने जो है इसकी हत्या का प्रयास किया था लेकिन ये बच निकला था। चार्ल्स टेगार्ड नाम भी ध्यान रखिएगा, और गोपीनाथ साहा ये बंगाली क्रांतिकारी थे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। इसमें क्या क्या बातें हुई थी, तो पहले ध्यान रखिए 12 मार्च 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन। और यहाँ पे जो साबरमती आश्रम जो है उसको ध्यान रखिएगा, ये गुजरात से शुरू होता है
इसमें जो है गांधी जी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में गिरफ्तार किया गया, ठीक है। उसके साथ साथ किनको और इसमें सजा मिली, तो मदन मोहन मालवीय है, देवदास गांधी है, के.एम. मुंशी है। ये नाम याद रखिएगा, ये नाम एज इट इज पूछा था आपसे कथन कार्ड में। तो ये लोग भी ऐसे हैं जिनको इसमें इस प्रकरण में पूरे इनको सजा मिली। तो ये 3 नाम और ये डेट कहाँ से स्टार्ट होता है गांधी जी के द्वारा, सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अगला फिर से देखिए, घटनाओं का क्रम आपसे पूछ रहा है, उसी तरीके से एक घटना देके कालक्रम अरेंज करने के लिए। तो दांडी यात्रा, गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक जो घोषणा है, पूना समझौता। अब देखिएगा, ये 2 तो आप अच्छे से समझ जाएंगे, कर लेंगे। 30 और 31 का है, ये 32 का है, लेकिन अब इन दोनों में कंफ्यूजन था। ये जो 2 था, दोनों 1932 का ही है और बस मंथ का अंतर है या डेट का अंतर कह लीजिए। इस तरीके से इतना क्लोज वाला देख आपसे पूछा था, तो ये जब एग्जैक्ट आपको डेट भी अगर जहाँ जरूरत हो वहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि चलिए हमको डेट नहीं याद होता है। नो डाउट, अगर आपको परीक्षा पास करना है तो जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, सांप्रदायिक जो घोषणा होती है 16 अगस्त 1932, ठीक है। और पूना समझौता आपका होता है 24 सितंबर 1932। तो ये इनका क्रम है, ये क्रम आपको यहाँ पे अरेंज करके दिया हुआ है और इस तरीके से ये डेट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। साथियों ध्यान दीजिएगा, आर के लिए कंप्लीट टेस्ट सीरीज जो है आप के लिए चलाई जा रही है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन सारे टेस्ट सीरीज की एक बार आप जरूर लगा लीजिएगा, खुद बेहतरीन क्वेश्चन का उसमें कंपाइलेशन आपको देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट है, भारत के संबंध में कुछ कथन दिए थे, तो उसमें क्या क्या कथन था, 4-5 कथन था, पूछा था कौन सही है कौन गलत है। तो ध्यान दीजिएगा, विश्व का 7वां बड़ा देश क्षेत्रफल के उससे, पॉपुलेशन में उस टाइम ये स्टेटमेंट में दूसरा था, जबकि अब ये पहले पे आ चुका है भारत अपना पॉपुलेशन में भी। तो यहाँ पे जो फैक्ट है प्रश्न का वही यहाँ पर हमने किया है, आप देख लीजिएगा। भूमि का विस्तार जो है 15,200 किलोमीटर के आसपास, और इसमें जो है भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। ये सारे पॉइंट्स इसमें दे रखा था। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट कह रहा है पश्चिमी घाट से संबंधित कुछ पॉइंट दिया था। अब इसमें देखिएगा पश्चिमी घाट, तो आप यहाँ देखें गुजरात से लेके इस साइड में आपका जो पश्चिमी घाट पड़ता है, गुजरात से शुरू होकर आपका कहाँ तक, केरल तक। गुजरात से शुरू केरल तक लगभग 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये वाला, ठीक है। और इसमें 2-3 पार्ट हैं अलग अलग करके जो मंडल के नाम से है ना, तट। इस साइड आपका पूर्वी घाट पड़ेगा, पूर्व मंडल तट। और इसमें जो है क्या प्रश्न, क्या इसमें जो दर्रे दिए हुए थे, पूछा था कौन सा दर्रा जो आपके पश्चिमी घाट का नहीं है। तो आप जानते हैं थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये सब दर्रे कहाँ के, पश्चिमी घाट के। ये 2 दर्रे आपके महाराष्ट्र में पड़ेंगे, ये पाल घाट आपका केरल में पड़ेंगे। एक दर्रा इसमें जो दिया था आपका सॉरी ये वाला नीचे देखिए खैबर, खैबर दर्रा थी यहाँ पे पश्चिमी घाट में नहीं है। ये कहाँ पर आपके पाकिस्तान में पड़ेगा, पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा वाला रीजन है उस वाले प्रांत में आपको ये दर्रा पड़ेगा। अच्छा, अब देखिए ये मेंस 2016 का सवाल है, ठीक है। अब यहीं से, अब इसमें दिया था ना पश्चिमी घाट के कौन कौन से दर्रे मतलब हैं, तो इसमें थालघाट, भोरघाट, पालघाट। अब प्रीलिम्स आप उठा के देखिएगा 2023 जो 11 फरवरी वाला पेपर था, उसमें आपसे दिया था ये थालघाट, भोरघाट और पालघाट, ये 3 दिया था। इसका क्या था, नॉर्थ से साउथ इसका अरेंज कीजिए। तो समझ पा रहे हैं प्रश्न किस तरीके से है कि नहीं, प्रश्न वहीं का। तो इस तरीके से पीवाईक्यू का अब जो वो प्रश्न कोई गलत कर दे तो अब उसके लिए कितनी बड़ी वो गलती होगी कि वो प्रश्न वो गलत कर रहा है जो पीवाईक्यू में आपको देखने को मिला था। जबकि ये तीनों घाट इतने इंपॉर्टेंट है कि जब आपका ये यहाँ से गुजरात से केरल की तरफ जाते हैं, तीनों घाट किस किस जगह पे कनेक्टेड है, ये भी प्रश्न पूछा है कि ये जो दर्रे हैं ये किसको किसको कनेक्ट करते हैं, कौन कौन सी जगह पर है। इन सारे पॉइंट्स को आप एक बार अच्छे से देख के तैयार करते हुए चलिए। अगला पॉइंट कह रहा है शहर दिया हुआ है और नदी दिया हुआ है, जबलपुर, हैदराबाद, कोटा, नासिक। इसमें दिया था कौन किस नदी के किनारे। अब देखिएगा कुछ शहर भारत के भी पूछ रहा है नदी के किनारे, विश्व स्तर पर भी जो इंपॉर्टेंट सिटीज है उनको पूछ रहा है कि कौन कहाँ पर है, किस नदी के किनारे। तो इन सारे बातों को आप समझिए पीवाईक्यू से कि क्या किस तरीके से आप अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। तो जबलपुर देखिएगा ये नर्मदा नदी के किनारे है, हैदराबाद आपका मूसी नदी के किनारे, कोटा आपका चंबल नदी, नासिक की अगर बात करेंगे तो गोदावरी नदी। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से भी जब प्रश्न बनेंगे तो गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये आपको रटा होना चाहिए। अच्छा ये पीवाईक्यू में पूछा तो ये पॉइंट ऐसे ऐसे जो डिस्कस हो गया है, और वो टॉपिक भी देखिए यहाँ से आप इसको ये भी समझ में आएगा कि जब आप रिवीजन करने बैठे हैं तो पूरा लोग जैसे मान लीजिए बैठे पूरा पढ़े जा रहा है। एक एक स्टार्ट किए मॉडर्न इंडिया, तो पहला यूरोपीय का आगमन से उठाए और पूरा जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ तब तक पढ़े जा रहे हैं। अरे जब आप रिवीजन करने बैठ रहे हैं तो इस चीज़ को देखिए कि प्रश्न किस, वो टॉपिक आपके दिमाग में गूंजना चाहिए। ये टॉपिक है यहाँ से, ये जैसे आंदोलन हो गया, ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ से पूछा।
कि सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिए और इस तरह के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम आपको दे रखे हैं। उस पे क्लास भी ले रखे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पीडीएफ टेलीग्राम पर है। जो लोग नए हैं उस पीडीएफ को एक बार देख लीजिए और उसमें जो टॉपिक दिए उस टॉपिक को छोड़िएगा मत। अगर छोड़ते हैं तो खुद आप अपने रिस्क पे छोड़िएगा, क्योंकि वो वहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, नो डाउट। तो इन सब सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। और देखिए अगला पॉइंट, काली मृदा, और इसको कहा गया है तो इसका लेना रेंगुर मृदा, इसको कपास मृदा भी कहा जाता है। ठीक है, कौन सी मृदा? तो कपास मृदा। उसके बाद से कह रहा है कि इसका विस्तार कहाँ-कहाँ है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये सब जो रीजन है यहाँ पे इसका क्या है, इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो काली मृदा और किस फसल के लिए इंपॉर्टेंट है ये कमेंट करके बताइएगा। पिछली क्लास में जो हम आपको बताए थे काली मृदा में कौन सी फसल सबसे अच्छी होती है, तो ये बात आप कमेंट कीजिएगा। ये सबसे नहीं कह रहे हैं, जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। तो बस साथ ही ध्यान दीजिएगा कि खोज के आधार पर जो है कुछ आपको दिया था, इसको अरेंज करना था कालक्रम में, मतलब किस क्रम में आपका ये खोज हुआ था। तो इसी तरीके से अभी लास्ट वाले भी क्वेश्चन आपसे पूछा था, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन था, इस तरीके से उनका खोज का क्रम पूछा था। यहाँ पे क्या दिया है, दिया था डायोड, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड परिपथ जो आईसी है, और एमएसडी जो है सतह पर लगने वाले कंपोनेंट है, ये दिया था। इन चारों को अरेंज करना था। तो ये जब अरेंज तभी होगा जब आपको इसकी डेट मालूम होगी। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो खोज हुआ था डायोड का 1904 में। ठीक है, ट्रांजिस्टर देखेंगे 1948 में। उसके बाद से जो इंटीग्रेटेड आपका ये परिपथ है ये आपका 1959 में। और 1960 में अगर आप देखें तो एम जो जो एसएमडी है इसका आविष्कार हुआ था। तो जब आप अरेंज करेंगे तो डायोड पहले पे, फिर दूसरे पे ट्रांजिस्टर, तीसरे पे ये आइस परिपथ वाला, और एमएसडी आपका चौथे पर। तो इस तरीके से जो है आपका ये कंप्लीट होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, फिर अगला इस तरीके से साइंस से दिया होता है सुमेलित करने वाला, और ये साइंस से 2-3 जगह से यहाँ से प्रश्न जो मतलब बनते ही बनते, जैसे कि आपके कुछ अम्ल वाले प्रश्न है ना, उनके कंपोनेंट हैं, उनके अलग अलग जो नाम है, वैज्ञानिक नाम कह लिया, फिर नॉर्मल नाम कह लिया, इस तरीके से। और आपका जो डिजीज़ है, बीमारी वगैरह, वो विटामिन से सवाल बनता ही बनता है। विटामिन से कमी से होने वाले रोग, या फिर उससे किस किस चीज़ से उसमें उसका नाम क्या है, उसके प्रश्न ऐसे मिलान वाले बनते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, सिरका में उपस्थित अम्ल कौन सा है? तो एसिटिक अम्ल है। ठीक है, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, अगर आप देखें पेपर उठा के तो। दूध का खट्टा होना, दूध खट्टा क्यों होता है? यानी तो बट इसमें लैक्टिक जो अम्ल है, लैक्टिक अम्ल इसकी वजह से ये होता है। हड्डियों में उपस्थित जो यौगिक है वो क्या है? तो हड्डियों में जो उपस्थित रहता है तो आपका कैल्शियम फॉस्फेट है, जो आपकी हड्डियों में क्या रहता है? उपस्थित रहता है। उसके बाद से अगला पॉइंट इसमें कह रहा है अमाशय रस में उपस्थित कौन सा अम्ल है? यानी जो अमाशय रस है उसमें क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, जो चीज़ों को आपको मैनेज करता है। तो अब देखिएगा, अब फिर जब आगे अभी आप PYQ जैसे जैसे हम लोग कर रहे हैं, तो जो लोग रेगुलर क्लास में बने उनको दिखेगा कि प्रश्न किस तरीके से कहाँ-कहाँ से रिपीट हो रहे हैं। और एक-एक पॉइंट जब भी एग्जाम में आप जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि कहीं से भी एक आपको क्लू मिल जाए, एक हिंट मिल जाए कि आप प्रश्न को सॉल्व कर पाएँ। अगला प्रश्न पूछा था कि रेडियो जो धर्मिता है, स्टेटमेंट वाला था, इस पे ये एक नाभिकीय गुण है, और इसकी खोज किसने की थी? तो हेनरी जो बेक्वेल है, इनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। और ये ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके का एक प्रॉपर्टी है, नाभिकीय गुण है रेडियो धर्मिता। इसकी खोज किसने की थी? तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, हेनरी बेक्वेल है। और कई लोग जिससे पूछ रहे थे कि सिर्फ ये PYQ है या फिर इसमें कुछ ऐड ऑन है, तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ जैसे जो जरूरत पड़ती है वहाँ पे कुछ चीज़ ऐड कर दी जाती है। जैसे इस वाले पॉइंट में देखें कि रेडियोधर्मिता दिया था, नाभिकीय गुण है, इस तरीके की स्टेटमेंट था। तो यहाँ पे हमने इसका खोज किसने किया, ये पॉइंट यहाँ पे हमने आपको यहाँ पे दे दिया है। इसी में एक और स्टेटमेंट था कि नाभिकीय संलयन पर आधारित जो है कौन सा है? हाइड्रोजन बम। ठीक है, तो ये प्रश्न वहाँ पे रिवर्स करके दिया था, कहा था कि नाभिकीय विखंडन पर ये आधारित है हाइड्रोजन बम। तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं था, यानी ये क्या कहते हैं, ये आपका स्टेटमेंट गलत था। तो इसको जब सही किया कि नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम है, तो नाभिकीय विखंडन पर क्या है उसको भी बता दिया, परमाणु बम। तो इस तरीके से जो एक-एक, दो-दो पॉइंट होते हैं जो उससे रिलेवेंट होते हैं और पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, उन पॉइंट्स को हम ज़रूर 1-2 पॉइंट इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है? क्योंकि जब आप PYQ देखेंगे तो समझ में आता है कि अच्छा ये पॉइंट यहाँ से पूछा है, ये चीज़ पूछा जा सकता है ना? तो उस तरीके से कुछ इसमें थोड़े-थोड़े पॉइंट्स को ऐड ऑन कर दिया जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, नाभिकीय संलयन के बारे में बात किया है, तो इस पे कौन-सा आधारित है? तो हाइड्रोजन बम पूछा किस पे आधारित है? तो नाभिकीय संलयन वाली प्रक्रिया पे आधारित है। फिर नाभिकीय विखंडन पर क्या आधारित है? तो परमाणु बम। ये दोनों याद रखिएगा। और ये जब भी देता है तो मोस्ट ऑफ द केस में जो है ये स्टेटमेंट बदल के देता है और पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो दोनों ध्यान रखिएगा। और एग्जाम टाइम में अक्सर यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है
कि कौन विखंडन पर है, कौन संलयन पर है। तो दोनों नाम याद रखिएगा, हाइड्रोजन बम और परमाणु बम। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। गोताखोर जो है जल के भीतर जब जाते हैं तो सांस लेने के लिए गैस का मिश्रण का उपयोग करते हैं। वो कौन सा गैस है जिसका उपयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम का। ये लोग इसमें मिश्रण लेके मिक्सचर लेके जाते हैं। कौन? गोताखोर। जब जल के भीतर ये लोग पहुंचते हैं तो सांस लेने में दिक्कत ना हो उसके लिए ये ऑक्सीजन में हीलियम का प्रयोग करते हैं। कई बार जो प्रश्न पूछा गया है तो यहाँ पे दोनों पूछ लिया कि मिश्रण का पूरा नाम बता दीजिए, तो ऑक्सीजन और हीलियम। और कई बार ये पूछता है कि गोताखोर जब जाते हैं तो ऑक्सीजन में जो है कौन सा गैस मिलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हीलियम तब आंसर उस टाइम पे हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। देखिए अगला पॉइंट क्या है, ये सूची 1 सूची 2 मिलान करने वाला था। अब वही देखिए फिर से ये कुछ केमिकल आपको दिया था, इसका नाम पूछा था। ब्लीचिंग पाउडर, तो आप देखेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ना, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये प्रश्न कितनी बार रिपीट हो रहा है? अगर किसी से गलती से भी अगर ये प्रश्न गलत हो जाए तो कितना बड़ा ये होगा कि सबका ये सही होगा और आपका प्रश्न गलत होगा। इसलिए पीआईक्यू को ध्यान से कीजिए और यहाँ से आपको समझ में आता है कि कोई अगर आप टॉपिक स्टैटिक जब रिवीजन कर रहे हैं, चाहे एंशिएंट हो मॉडर्न हो, तो वहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अच्छा ये पॉइंट हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ से प्रश्न कैसे बन रहा है परीक्षा में, मिलान वाला बनेगा, क्रम में अरेंज करने वाला बनेगा, कथन कारण वाला बनेगा। ये चीज़ जब दिमाग में रहेगी तो उस पॉइंट को आप ज़्यादा फोकस करके पढ़ेंगे। वॉशिंग पाउडर का देखेंगे आप तो सोडियम कार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस तो कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट। ये 4 पॉइंट। अब कई बार इसमें से 1-2 पॉइंट निकाल लेता है, फिर निकाले तो उसको अगली बार में पूछ लेता है। अगला ये पादप हार्मोन और कार्य। कल इस पे टेलीग्राम हमने आपको क्विज भी इसका भेजा था। उसमें बहुत सारे लोग हैं कि उसको स्किप कर रहे हैं। देखिए स्किप कर रहे हैं, इसमें आपकी खुद की गलती है, समझिएगा। अगर कोई एक प्रश्न आपको भेजा है, ऐसे डेली तो भेजा नहीं जाता है। कुछ 1-2 पॉइंट अगर आपको ऐसे भेजे जा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट, वैसे तो ज़्यादा चीज़ें भेजते नहीं हैं, जो एकदम रिलेवेंट लगता है उसको भेजते हैं। तो उसको आप कोशिश कीजिए ट्राई करने का। अगर यहाँ पे किए रहेंगे, अगर यही प्रश्न बाय डिफ़ॉल्ट अगर रिपीट हो गया, अगर वो आपका प्रश्न एक सही होता है तो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी, क्योंकि एक-एक प्रश्न जो है मिलके आपको वहाँ पे आगे लीड दिलाएँगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। कल दिए थे इसको अरेंज करने वाला, तो देखिए बहुत सारे कम ही लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, किसी ने आंसर ही नहीं किया, बहुत कम लोग के लिए इन्होंने उसको आंसर किया था। इस चीज़ को ध्यान रखिए। अपने अंदर सीरियसनेस लाइए कि जब आप कहीं से जुड़े हैं और किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उस चीज़ को एक सीरियसनेस लाइए कि उस तरीके से पढ़िए। अब समय बहुत कम रह गया है, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो नो डाउट कि आप अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं, है ना? और कॉम्पिटिशन आप देख रहे हैं कि कितने बड़े स्तर पर है, इस चीज़ को आपको खुद से समझना पड़ेगा। पादप हार्मोन और ये उनका कार्य, और ये इतना इंपॉर्टेंट है पादप हार्मोन कि लगभग कई बार ये पूछा जा चुका है। कई बार एक-एक कोई हार्मोन दे देगा, यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया था। कोई एक स्पेसिफिक हार्मोन दे दिया, उससे पूछ लेते हैं, या फिर पूछ लेते हैं इसमें से बता दीजिए कौन पादप हार्मोन है या फिर कौन अन्य हार्मोन है, वो नाम देके मिक्स करके पूछ लेता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए आप लोग। ऑक्सिन क्या कह रहे हैं, कौन-सा हार्मोन, इसका कार्य क्या है? तो शिखर की जो प्रधानता है उसमें ये काम करता है। जिब्रेलिन एक ये भी प्लांट पादप हार्मोन आप देखेंगे, ये कोशिका की वृद्धि करता है ना? साइटोकाइनिन की अगर आप बात कीजिएगा तो कोशिका का विभाजन करेगा। एस्बिसिक जो अम्ल है ये वृद्धि अवरोधक है। अब यहाँ से अलग-अलग जो स्टेटमेंट का सिंगल वन लाइनर का प्रश्न बने तो सिंपल सा पूछ लेगा जो वृद्धि प्लांट के लिए वृद्धि अवरोधक का कार्य कौन-सा जो है हार्मोन करता है। अब वहाँ पर अगर ये 4 आपको ऑप्शन दे दे, फिर वहाँ पे आप कन्फ्यूज हो जाएँगे कि वृद्धि अवरोधक कौन-सा था। या फिर इसमें से पूछ ले कोशिका विभाजन का कार्य कौन करता है, तो भी ऑप्शन देके पूछ सकता है। या फिर अगर कोई एक इसमें से देखिए पूछ ले कि जिब्रेलिन जो है इसका ये क्या काम करता है, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन आपको ये दे दे कि जिब्रेलिन का काम बताइए, तो कोशिका वृद्धि। तो इस तरीके से प्रश्नों को थोड़ा-सा ठहराव लाइए और समझिए कि क्या किस तरीके से प्रश्न है। प्रीलिम्स में यही सब चीज़ें हैं कि ये कम समय में कितनी जल्दी से आप प्रश्न को टैकल कर पा रहे हैं, वही आपके लिए क्वालीफाई कराएगा उसमें। मानव शरीर के लिए अगला पॉइंट है कि मानव शरीर के लिए जो है विटामिन अनिवार्य होते हैं। किस लिए? तो ये उचित विकास के लिए। अगर विटामिन ना हो मानव शरीर में तो इसका जो एक बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ है, विकास है, वो चीज़ नहीं होगा, है ना? इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या पॉइंट है कि विटामिन क्या है, महत्वपूर्ण अवयव है और ये करता क्या है? तो देखिए विटामिन जो है इसकी अधिकांश मात्रा जो है बाहर से लेनी पड़ती है। स्टेटमेंट दिया था कि विटामिन की पूरी-पूरी जो चीज़ें हैं वो शरीर खुद संश्लेषित कर लेता है, अपने आप से उसकी ज़रूरत पूरी कर लेता है। वो स्टेटमेंट वहाँ पे गलत था, क्योंकि इसका अधिकांश मात्रा जो है विटामिन की वो बाहर से लेना पड़ता है बॉडी को, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट दिया था स्टेटमेंट वाला, ये भी था कि हाइड्रोक्सी जो क्लोरोक्वीन है दवा, इसका नाम आपने सुना होगा। तो ये पूछा था कि किससे ये प्राप्त होता है? तो ये जो सिंकोना नामक पौधा है उसके छाल से निर्मित होता है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन।
और इसका प्रयोग कहाँ हुआ था, तो लास्ट टाइम कोरोना रोगियों के उपचार के लिए इसको यूज किया गया था। और इसका प्रयोग एक जगह और किया जाता है, मलेरिया रोग के लिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न था, प्रश्न में सिर्फ 2 स्टेटमेंट दिया था, हाइड्रोक्लोरोक्विन है इसके बारे में 2 स्टेटमेंट था कि इसको इस पौधे के छाल से प्राप्त किया जाता है और इसको कोरोना रोगियों के लिए उपचार के लिए यूज किया जाता है। अब एक पॉइंट और जो इम्पोर्टेंट है, कई बार ये पूछा जा चुका है कि ये मलेरिया रोग के लिए भी इसका उपयोग होता है ना? मलेरिया रोग के निदान में के पॉइंट में यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, है ना? तो इस तरीके से सारे पॉइंट्स यहाँ पे एक जगह आपको मिल गए। अब देखिए कुछ फसल दिया था और उसकी किस्म, कौन-सा फसल है और किस किस्म की वो फसल है, मतलब सी वैरायटी क्या है। तो सरसों जो है ये वरुणा, है ना? मटर की वैरायटी क्या है, रचना। और ये नीलम जो है ये किसका है, ये अलसी का है ना? और राधे जो है ये चना का है। प्रश्न में आपसे दिया था कि राधे जो है ये धान का है, किसका है, राधे जो है धान की वैरायटी है, तो वहाँ पे वो स्टेटमेंट गलत था। बाकी ये 3 सही था, तो चौथा वाला सही करके हमने आपको यहाँ पे दे दिया, राधे जो है ये किसका है, चना का है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। और देखिए मेंस को ध्यान में रख के ही अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे इन प्रश्नों को समझ के, तभी आपका प्रीलिम्स आसानी से निकलेगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है खेती के लिए जो फसल चक्र है उनका क्या महत्व है। खेती के लिए अगर फसल चक्र की बात करें तो उसका क्या महत्व है, तो कुछ पॉइंट है। देखिए पहला चीज, जो फसल चक्र क्या करता है, तो उत्पादन में वृद्धि करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा कह रहा है कि उत्पादन में जो उर्वरता है उसको संरक्षित करेगा ये। ठीक है, जो मृदा की को क्या कहते हैं, उर्वरता है, यानी जो उसकी फर्टिलिटी है उसको मेंटेन करेगा। जब फसल को आप रोटेट करके उसमें यूज करते हैं तो उसकी फर्टिलिटी बनी रहती है। उसके बाद ये क्या करेगा, मृदा कटाव उसको कम करेगा। तो ये सारे पॉइंट्स है। और इसमें जो लास्ट ऑप्शन था वो था उपयुक्त सभी। तो फसल चक्र वाले प्रश्न में इसका सभी जो तीनों के तीनों आंसर, ये तीनों उसमें सही बातें थी, तो ये तीनों के तीनों उसमें सही था। अगला फिर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है, जैव उर्वरक के बारे में। सूक्ष्म जीव जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं, तो ये जैव उर्वरक नोट्स जो हम काफी क्लास में दिए थे लास्ट टाइम, शॉर्ट नोट्स, उसमें ये चीज हम आपको बहुत अच्छे से कराए थे, ये वाला पॉइंट। तो इसमें कह रहा है नील हरित शैवाल क्या है, नील हरित शैवाल एक जैव उर्वरक है जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। उसके बाद से कुछ अन्य में अजोला आ जाएगा, राइजोबियम आ जाएगा, एजोबैक्टर आ जाएगा। इससे सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स है क्या इसमें आपके जैव उर्वरक में आ जाएंगे। प्रश्न में सिर्फ आपसे ये जो नील हरित शैवाल दिया था यही ये पूछा था, इसको अलग नाम से साइनोबैक्टीरिया भी देख कहते हैं। लेकिन जो अन्य 3 पॉइंट्स हैं इनको भी याद रखिएगा, ये भी जैव उर्वरक के रूप में काम करते हैं। कई बार प्रश्न में देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक नहीं है, तो ये अजोला, जो राइजोबियम है, और एजोबैक्टर, ये भी नाम आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। इसमें सीधे सीधे पूछा था कि कुसुम एक तिलहनी फसल है। कुसुम एक तिलहनी फसल है और इसका वैज्ञानिक नाम बता दीजिए। तो वैज्ञानिक नाम जो है कार्थेमस टिंकोरियस। ठीक है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और ये इतना छोटा सा प्रश्न है मीन्स का, मे भी इसकी पॉसिबिलिटी है कि आपको ये प्रीलिम्स में दे दे। ठीक है, सीधे सीधे तो फिर लगेगा कि कितना एक स्पेसिफिक पॉइंट को पूछ लिया है कि एक फसल का नाम दे दिया तिलहनी फसल का, उसका वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है। तो जबकि ये मेंस का प्रश्न इसमें पूछा जा चुका है, तो अगर प्रीलिम्स में आता है तो आपको आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो इसकी तकनीकी परियोजनाओं का कार्यक्रम, पहले तो समझिए कि जो यहाँ परियोजनाएं दी गई हैं ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की हैं, चारों योजनाएं। और इन चारों योजनाओं का जो जो है इनका कार्यक्रम पूछा अरेंज करने के लिए। ठीक है, तो इनकी योजनाओं को देखिए एक एक करके। और अगर यहाँ से प्रश्न ये पूछ ले कोई एक योजना देख इसमें से कि ये किसके द्वारा संचालित की जाती है, तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। कि कृषि विज्ञान केंद्र 1974 आपका, प्रयोगशाला से खेती कार्यक्रम ये 1979 में आपका स्टार्ट होता है। राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना आपका 1998 में आपका स्टार्ट होता है। राष्ट्रीय कृषि जो नवोन्मेषी परियोजना है 2006 में आपका स्टार्ट होता है। तो देखिए प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा था, इन परियोजनाओं का कालक्रम। अब अगली बार इनमें से कोई एक परियोजना का नाम दे दे और सिंपल तक पूछे किसके द्वारा इसको रन कराया गया, कृषि मंत्रालय, ठीक है, DRDO दे दे उसके द्वारा, कि या फिर कुछ इस तरीके का आपका कृषि अनुसंधान परिषद, या फिर वन इन्वायरमेंट वाला कुछ भी इस तरीके का ऑप्शन बना दे, उस टाइम जो आप प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसमें जैसे कृषि विज्ञान है और ये प्रयोगशाला से खेती कार्यक्रम है, ये सारे के सारे जो योजना है ये इंपॉर्टेंट है। इनको आप एकदम जो होता है ना जुबान पे एकदम रटा होना चाहिए ईयर के साथ। ठीक है, ईयर के साथ, क्योंकि ये मेंस के प्रश्न है, यहाँ से आप अगर प्रश्न पूछता है तो ये गलत नहीं होने चाहिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि जौ का जो अंकुरित बीज है उसके किण्वन से जो शराब बनती है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो शराब अलग अलग तरीके से बनती है, अलग अलग चीज़ों को उसके करके
इसमें स्पेसिफिक पूछा है कि जौ से जो शराब बनती है उसके बीज को किण्वन से उसको क्या कहते हैं, उसको बियर कहते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये स्पेसिफिक प्रश्न पूछा हुआ है। अगला पॉइंट इसी तरीके से है कि नासा का एक अंतरिक्ष यान था जो चंद्रमा पर जो है जल होने की पुष्टि की थी। तो वो कौन सा अंतरिक्ष यान या अभियान था, तो ये सोफिया करके था, है ना, सोफिया, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, सोफिया। ये जो है आपका चंद्रमा पर जल होने का पुष्टि की थी, और इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध नासा से है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट कथन कारण वाला स्टेटमेंट में था कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसका विविध अवयव जो है आपस में एक दूसरे पर निर्भर है। प्रश्न में दिया था कि निर्भर नहीं होते हैं, तो स्टेटमेंट वहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, कि निर्भर अगर पारिस्थितिकी तंत्र है उसके जो डिफरेंट आपके कंपोनेंट है वो सब एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तो प्रश्न में दिया था कि निर्भर नहीं है, तो वहाँ पे गलत है, यहाँ पे सही करके आपको दे दिया। दूसरा चीज़ की जो मानव क्रियाएं हैं उससे वातावरण प्रभावित होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि मानव जो भी एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेस है या फिर वर्क है उससे क्या होता है, तो वातावरण आपका क्या होगा, प्रभावित होगा। किस चीज़ का ध्यान में रखिएगा, अब ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, अगर वहाँ पे नहीं करके दे तब भी आपको समझना है कि प्रश्न में क्या चीज़ें हैं, कि 2 पॉइंट आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश अ, विकास निगम की स्थापना कब होती है, तो 1 नवंबर 1954 को होती है। ये कानपुर में किया गया है। कब किया गया है, कानपुर में। अच्छा, एक ये देखिएगा, यूबी स्पेशल से कुछ ऐसे डेट हैं जो हर बार आपके आर में 1-2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। पिछली बार भी जब हम वो पॉइंट दिए थे लगभग 1 पेज का वो नोट्स था। 1 पेज का हमने आपको सिर्फ डेट, उसमें डेट था उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो प्रश्न पेज हमने शॉर्ट नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कराया था। और 2023 वाले में जो पेपर था उसमें आपके कम से कम 2 से 3 प्रश्न सीधे सीधे सिर्फ 1 पेज के उस डेट वाले से आए थे। एक तो अगर आपको याद हो कि वो जो ललित कला और नाट्य कला इस तरह करके मिलान करने वाला था वो डेट पूछा था, और इसी तरीके से और 2-3 डेट हैं जो आपसे पूछे गए थे, तो वो डेट वाला पेज फिर से हम सेंड कर देंगे। उसको आप अपने से खुद से एक बार नोट्स बना के तैयार कर लीजिएगा। उसी में से एक डेट ये भी है जो पूछा गया है, विकास निगम की स्थापना तो 1954 में की गई है, कहाँ पर, कानपुर में किया गया है। और इसके साथ साथ इसके इसमें जो एक योजना चलाई गई थी वो प्रदेश में, जो अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में कि जो उद्यमी हैं उनको उद्योग लगाने के लिए सहायता प्रदान करने का उद्देश्य से कौन सी योजना चलाई जा रही थी, तो उद्योग बंधु, ये योजना का नाम याद रखिएगा, उद्योग बंधु ये योजना चलाई जा रही थी। इसमें इसका लक्ष्य क्या था कि जो उद्योग लग रहा है उसमें लोगों की सहायता करना। अगला प्रश्न था, इंपॉर्टेंट था ये भी, कि ठुमरी लोक नृत्य से इसका संबंध किससे है, तो उत्तर प्रदेश से। और ये जो ठुमरी है इसका ध्यान रखिएगा, इसका उत्पत्ति ही आपको उत्तर प्रदेश से होती है। और यह एक जो है सुगम और आकर्षक नृत्य कला है जो एक बिंदा दिन है, इन्होंने कथक में जो है ठुमरी गायन का प्रवेश किया था। ठीक है, और इसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हमने आपको बता ही दिया, तो ध्यान रखिएगा ठुमरी। इस तरीके से जो आप देखिए, इस तरीके जो नृत्य है, कला महोत्सव है, इसको अगर आप कोशिश करें तो आप इसको जो तैयार करें तो उसमें कोशिश कीजिएगा मैप बना के, इस तरीके से मैप बनाइए और जहाँ पे जो नृत्य है उसको लिखिए और एरो बना के खुद से दून, भले ही आपसे मैप अच्छा ना बने, जैसे भी बने आपको समझ में आ रहा है कि हाँ मैप क्या है, कौन सी जगह कौन सा है, तो वहाँ पर बनाइए। मैप है, भाषा है ना, इसको लोकेट कर लीजिए, जो महत्वपूर्ण संस्थान है उनको लोकेट कर दीजिए। इससे क्या होगा, थोड़ा सा एक अलग रिप्रेजेंटेशन रहेगा और आपको मतलब पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और वो याद जल्दी हो जाता है। जो एक मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ किस तरीके से चीज़ों को कीजिएगा। एक होता है कि आप सिंपल सा जो बहुत सारे संस्थान हैं उत्तर प्रदेश के, या फिर बोली है, भाषा है, कला है, तो उसको आप ऐसे बना ले रहे हैं, सिंपल नोट्स लिखनी है। एक होता है वहीं कोने में छोटा-छोटा मैप बना लीजिए। ये जो होगा, जो लोग यूपीपीसीएस दे रहे हैं, वहाँ पे मेंस में भी आप इस चीज़ को करेंगे तो बहुत फ़ायदा आपको मिलने वाला है इस चीज़ का। इस चीज़ को थोड़ा-सा अपने उसमें प्रयोग कीजिएगा, देखिएगा आपको फ़र्क नज़र ज़रूर आएगा। अगला कह रहा है कि नवाब जो शुजाउद्दौला हैं, उनकी बेगम का एक प्रसिद्ध मकबरा है, बहू बेगम का मकबरा। ये कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान दीजिए कि फैजाबाद में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है ना, अलग-अलग परीक्षाओं में यूपी स्पेशल के। तो बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर है, फैजाबाद हो। ध्यान दीजिएगा, जो बहू बेगम का मकबरा है ये किनकी बेगम का है, तो ये नवाब शुजाउद्दौला, ठीक है। इनका भी नाम ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट पूछा था कि राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित कहाँ हो रहा है, तो ये ग्रेटर नोएडा में, ठीक है, ग्रेटर नोएडा में इसको स्थापित किया जा रहा है। और इसका लक्ष्य क्या है, तो निवेश और रोजगार के अवसर को सृजित करना है। क्या करना, जो आप निवेश है और रोजगार है उसके अवसर को सृजित करना। इसको स्थापना जो किया जा रहा है ग्रेटर नोएडा में, कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है, और ये पहला आंकड़ा केंद्र होगा, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, अगली बार भी इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। एक स्टेटमेंट वाला प्रश्न पूछा था गुलाबी गैंग आंदोलन से, ठीक है,
तो देखिए गुलाबी गैंग आंदोलन पहले समझ, इसके 2-3 पॉइंट है, इसको सब समझ लीजिए यहीं पे। इसकी स्थापना 2006 में होती है। किसके द्वारा, इसके संस्थापक कौन है, तो देखिएगा कि संपत पाल देवी हैं, ये जो इसकी स्थापना करते हैं गुलाबी गैंग आंदोलन। और इनका उद्देश्य क्या था इस गैंग का, तो पीड़ित और जो इस तरह की महिलाएं हैं उनको आश्रय प्रदान करना। ठीक है, तो उन महिलाओं की मदद के लिए ये गुलाबी गैंग स्टार्ट हुआ था 2006 में। नाम याद रखिएगा, संपत पाल देवी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। अगला पॉइंट पूछा था प्रश्न जो है कि राजा टिकैत राय, ये जो अर्थ मंत्री थे, किस राज किसके उसमें दरबार में, तो ध्यान दीजिएगा नवाब आसिफउद्दौला। नवाब आसिफउद्दौला के उसमें ये अर्थ मंत्री थे। और एक स्टेटमेंट उसमें दिया था कि जो अवध के नवाब हैं वहाँ उस राज्य में, जो अवध के नवाब थे उस राज्य में जो है, जो कट्टर हिंदू जाति थे, वो मतलब उन लोगों का जो उच्च स्थान था, है ना। मतलब अगर आप देखें कि राजा यहाँ पर मुस्लिम थे, और जो एक हायर पोस्ट थी, उस पोस्ट पे ज़्यादातर जो थे वो हिंदू जाति के लोग थे। ये कथन में पूछा था कि ये बात सही है कि नहीं, तो ये बात जो है वो कथन में ये बात सही थी। और पहला भी बात कि ये अर्थ मंत्री इतना बड़े पोस्ट पे जो थे, है ना, नवाब वास्कोदौला के, ये अर्थ मंत्री कौन थे, तो राजा टिकैत राय थे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। जब प्रश्न आए तो कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है, लेकिन स्टेटमेंट वाला है, अगर आपको एग्जैक्ट पता होगा तभी आप उस चीज़ को सही कर पाएंगे। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट इसी तरीके से है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय स्थित है, ये फुर्सतगंज रायबरेली में आपका पड़ता है, उत्तर प्रदेश, है ना। और ये ध्यान दीजिएगा, जो ये एक राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय है, इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया है। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में आपके कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गए हैं। कितने? 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गए, तो इसको ध्यान रखिएगा। नाम कभी आपको रायबरेली ऑप्शन में देगा, ठीक है, जब ये पूछता है तो। और कई बार सीधे से उस जगह का नाम देता है फुर्सतगंज। तो दोनों हमने आपको यहाँ पे बता दिया है, कोई एक रहे वहाँ पे जो आपको सही लगे तो आप उसमें आंसर टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़िएगा, फिर कथन कारण वाला एक पॉइंट था कि पश्चिमी देश जो है वहाँ पे नगरों में, पश्चिमी देशों के वहाँ पे पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही था कि जो पश्चिमी देश के नगर हैं वहाँ पे पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या में क्या है, अधिक पाई जाती है। उसके बाद से पॉइंट था कि पश्चिमी देश में जो है कृषि कार्य वो नवीन तकनीकी से किए जाते हैं। किससे? नवीन तकनीकी से किए जाते हैं। तो वो चीज़ भी ध्यान में आपको रखना है कि नवीन तकनीकी से किया जाए, तो बात बिल्कुल सही थी, दोनों स्टेटमेंट वहाँ पे सही था। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न। फिर से एक तरफ मिशन दिया हुआ और प्रारंभ वर्ष के बारे में पूछा था मिलान करने के लिए। मिशन का नाम क्या रहा है कि राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन 2009 स्टार्टिंग इसका वर्ष। राष्ट्रीय जल मिशन की बात करेंगे तो 2011। और राष्ट्रीय हिमालय पारिस्थितिकी जो संपोषण मिशन है ये आपका 2014 में स्टार्ट होता है। और अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय सतत जो कृषि मिशन है ये आपका 2008। अब देखिएगा यहाँ से दो तरीके के प्रश्न बनेंगे, या तो आपसे ये कह दे ये 4 इधर देके आपको डेट देके इधर मिलान करने के लिए दे दे ऊपर नीचे करके, उस केस में प्रश्न बन जाएगा। या फिर 4 आपको सिर्फ इस मिशन का नाम दे दे, कह दे कि इसको क्रम में अरेंज कीजिए। तो क्रम में अरेंज कब कर पाएंगे, जब आपको डेट याद हो, है ना। प्रश्न किसी भी तरीके से यहाँ से बन सकता है। और ये डेट चूंकि इंपॉर्टेंट जो मिशन है ये आपके मेंस के प्रश्न है, तो प्रीलिम्स के लिए जो ROR है उसके लिए महत्वपूर्ण है। इसको अच्छे से क्या कीजिएगा, तैयार जरूर कीजिएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं कि एक और स्टेटमेंट वाला इसमें पॉइंट था कि बांग्लादेश में जो है पाकिस्तान से ज़्यादा नस्लीय और जातीय विविधता पाई जाती है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। दूसरा स्टेटमेंट उसमें दिया था कि पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा जो है पंजाबी है, तो ये गलत था। पंजाब की जो आधिकारिक भाषा है वो उर्दू है, वहाँ के ज़्यादातर लोग जो है आम क्या है उर्दू भाषा का प्रयोग करती है। ये दोनों 2 पॉइंट मिला के आपको कथन कारण वाले प्रश्न पूछे थे, जिसमें पहला सही था दूसरा गलत था। गलत क्यों था, तो वहाँ पे पंजाबी दिया हुआ था, तो यहाँ पे लिख के हमने काट दिया, पंजाबी नहीं था, क्या है उर्दू है, ठीक है। तो ये प्रश्न था। और इस तरीके से अगर आप देखें तो आपके सारे पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से आपका जो मेंस ARO का 2016 का पेपर है ये कंप्लीट हो गया है। और इसी क्रम में जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, अब तक हम जो कंप्लीट कर चुके हैं 2023 का प्रीलिम्स कर लिए हैं, है ना। 2021 का मेंस का पेपर कंप्लीट हो गया शॉर्ट नोट्स, और 2016 का। अभी हम प्रीलिम्स वाले पेपर को रुके हुए हैं। पहले मेंस का जो पेपर है उसको पूरा कंप्लीट करा दे रहे हैं, ठीक है। मेंस के पेपर को हम आपको कंप्लीट करा दे रहे हैं। उसके बाद से जिसमें जो हमें कंप्लीट कराना है, ये जाना है हमको 2010 तक, ठीक है। मतलब 4-5 सेट और हैं, 2-4 दिन में सारी क्लासेस आ जाएंगी इस मेंस वाली। इसको कंप्लीट करते रहिएगा। और जो लोग नए हैं उनको बता दें टेलीग्राम से आप जुड़िए, और करंट अफेयर की जो प्रैक्टिस बैच है उसमें जरूर इन्वॉल्व होगी, क्योंकि यहाँ पर करंट अफेयर बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट रहता है परीक्षा के लिए। और यहाँ पर आप किसी एक सोर्स से पढ़ते हैं करंट अफेयर, खुद से फट करते हैं। यहाँ पे
जो एक्सपर्ट टीम बैठी है, अलग-अलग लोग जो मेंस तक लिखे हुए इंटरव्यू तक गए हुए हैं, उनकी टीम है। वो लोग करंट अफेयर को यहाँ पे आपको कंपाइलेशन दे रहे हैं अलग-अलग मैगज़ीन से देख के। तो आपको एक ही जगह सारा चीज़ मिल जा रहा है, सिर्फ़ आपको पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है, पढ़ना और प्रैक्टिस करना है। ये चीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बात का अच्छे से ध्यान रखिए, है ना? और आपके कोई भी डाउट्स हो तो उसको कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिएगा मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।